देखो अपने लास्ट क्लास तक पढ़ लिए थे, आरसीएम चालू करना था आज अपने को। देखो आरसीएम होता क्या है, वो बेसिक आइडियोलॉजी तो है ही। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि जनरली जीएसटी कौन जमा करता है, जमा करने का ड्यूटी किसका होता है, सप्लायर का। जो सर्विस दे रहा है उसका जिम्मेदारी है जीएसटी जमा करनी। ठीक है, लेकिन आरसीएम बोलता है नहीं, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे जीएसटी कौन जमा करेगा, सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस रिसीवर, सॉरी, सर्विस रिसिपिएंट या गुड्स रिसिपिएंट, इसका जिम्मेदारी है जीएसटी जमा करने का। ठीक है, अपने आई थिंक ये पढ़ लेते ना, गुड्स का आइटम कौन कौन सा है। हाँ, अपने को सर्विस से चालू करना था, तो पहला सर्विस से चालू करते हैं। पहला सर्विस है जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। जीटीए क्या होता है, देखो आप लोग इंडिया में देखते हो कि बहुत सारे छोटे छोटे लोग हैं जो लोग 4-5 ट्रक ले लिए और एक ट्रक एजेंसी चालू कर दी। ठीक है, वो लोग जब सर्विस देते हैं, वो लोग किसको सर्विस दे रहे हैं, दो टाइप के लोगों को, एक तो आपको और हमको। हमारा सामान कहीं पहुंचाने का जिम्मेदारी, जैसे हम अगर कलकत्ता से शिफ्ट हो रहे हैं या हावड़ा से दमदम जा रहे हैं, मेरा सामान वहां शिफ्ट कर रहे हैं, वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी को। और एक हुआ जैसे यहाँ से हम कलकत्ता से दिल्ली जा रहे हैं तो वो लोग मेरा ट्रांसपोर्ट शिफ्ट किया। ये हुआ मेरा, यानी कंज्यूमर, नॉर्मल पब्लिक, जनरल पब्लिक, हाउस होल्ड को सर्विस देना। इसका बात यहाँ नहीं हो रहा है, इस पे जीएसटी का बात ही नहीं हो रहा है। जीएसटी का बात किस पे हो रहा है, जब ये कंपनी, जब ये ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस देती है किसी बिजनेसमैन को। जैसे मान लो आप एक दुकानदार हो, आप होलसेलर हो, आप मैन्युफैक्चरर हो, आपका सामान कहीं पहुंचाने का जिम्मेदारी ये लोग ले रहे हैं, वहां जीएसटी का बात हो रहा है, आरसीएम का बात हो रहा है। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ सर्विस इन रेस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड। However, RCM shall not apply to service provided by a good transport agency by way of transport of goods in a good carriage by road to। अच्छा देखो कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर ये सर्विस वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को दे रहा है या यूटी को दे रहा है तब नहीं होगा, लोकल अथॉरिटी को दे रहा है तब नहीं होगा, गवर्नमेंट एजेंसी को दे रहा है तब नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जीएसटी कौन जमा करेगा, वो दुकानदार, वो मैन्युफैक्चरर, वो होलसेलर, उसका जिम्मेदारी है जीएसटी में। गवर्नमेंट बोलता है भाई ये ट्रांसपोर्ट एजेंसी छोटा छोटा होता है, हम इनको कहाँ पकड़ते फिरेंगे। तो सर्विस रिसिपिएंट कौन है, कोई फैक्ट्री है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है या फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी है, कोई बॉडी कॉरपोरेट है, कंपनी, कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है। माने जो जीएसटी में दायरे में आराम से आ सकते हैं, गवर्नमेंट उनको पकड़ना चाहता था। गवर्नमेंट उस फैक्ट्री वाले को, उस ट्रेडर को, होलसेलर को बोला कि तुम लोग जीएसटी जमा कर दो। ट्रांसपोर्ट कंपनी को 1 लाख भाड़ा देना है, उस 1 लाख पे मान लो जीएसटी लगता है जो भी एक परसेंटेज, तो वो परसेंटेज जीएसटी तुम लोग जमा कर। बात क्लियर। नेक्स्ट बोला सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एडवोकेट इंक्लूडिंग अ सीनियर एडवोकेट, कोई फर्म ऑफ एडवोकेट या कोई लीगल सर्विस। एडवोकेट जो लीगल सर्विस देता है, वहां सप्लायर कौन है, कोई इंडिविजुअल एडवोकेट है या कोई ऐसा एडवोकेट जो किसी पर्टिकुलर फर्म को बिलोंग करता है। किसको सर्विस दे रहा है, कोई बिजनेस एंटिटी को। तो यहाँ पे जीएसटी कौन जमा करेगा, वो बिजनेस एंटिटी, सर्विस रिसिपिएंट। ठीक है, नेक्स्ट बोला कोई भी ट्राइब्यूनल है, कोई आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल क्या होता है, सर कोर्ट के अलावा जो लोग मैटर को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल है, तो वो ट्राइब्यूनल सर्विस दे रहा है किसको, किसी बिजनेस एंटिटी को। तो कौन जीएसटी जमा करेगा, वो बिजनेस एंटिटी जमा करेगा। स्पॉन्सरशिप सर्विस होता है ना, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विस टू अ बॉडी कॉर्पोरेट और अ पार्टनरशिप फर्म। आप एक कंपनी हो, ठीक है, आप मेरे यहाँ पे बोले हम अपना, अभी दुर्गा पूजा के, आप, हम एक क्लब है, आप एक कंपनी हो, आप बॉडी कॉर्पोरेट हो या पार्टनरशिप फर्म हो, और हम कौन है, ये दुर्गा पूजा का क्लब। तो हम पंडाल लगाया, पंडाल में आप बोले नीरज मेरा बैनर लगा दो। यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर कौन है,
आप ये बैनर ना एडवर्टीजमेंट की तरह नहीं करते, आप क्या बोलते हो, पूजा में स्पॉन्सरशिप किए, पूजा को स्पॉन्सर किए, ठीक बात। तो आप सर्विस दे रहे हो, हम सर्विस दे रहे हैं ना आपको, एक तरीके से दिखाया जाता है हमें सर्विस प्रोवाइडर तो वो पूजा पंडाल वाला है, क्लब, है ना। हाँ, अपनी जगह पे पोस्टर लगाने का जगह दे रहा आप, सर्विस तो हम ही दे रहे हैं ना, आप तो पैसा दे के बैनर लगा रहे हो, पैसा दे रहे हो मेनली, आप पूजा को स्पॉन्सर कर रहे हो एक्चुअली में। तो ये बैनर लगाने का कंसेप्ट तो सेकेंडरी पॉइंट पे है, आप मेरी पूजा को स्पॉन्सर कर रहे हो ताकि हम लोग पूजा अच्छे से कर पाए, बस बदले में हम आपको बोल दिया कि अपना बैनर भी लगा लो। तो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर वो पूजा पंडाल या वो क्लब है ना। लेकिन क्या उस पूजा पंडाल और क्लब को जीएसटी के दायरे में ले पाएगा गवर्नमेंट? गवर्नमेंट बोला बहुत मुश्किल है भाई, हर गली में एक एक क्लब है, बंगाल में रहते हो आपको पता ही है दुर्गा पूजा का पंडाल कितना लगता है, और सब पंडाल वालों को कोई ना कोई स्पॉन्सर करता ही है, चंदा से इतना पैसा नहीं इकट्ठा होता आपके और मेरे चंदे से, ठीक है। तो यहां पर भी गवर्नमेंट क्या बोला, सर्विस रिसिपिएंट कौन है, सर्विस प्रोवाइडर कौन है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट या कोई पार्टनरशिप फर्म, सॉरी हाँ, सर्विस रिसिपिएंट कौन है, कोई भी पर्सन, एक मिनट गलती हो जाए, सर्विस गिवर कौन है, कोई भी पर्सन, सर्विस लेने वाला कौन है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म। तो यहां पे जीएसटी कौन जमा करेगा, वो बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म। अब यहां पे एक एग्जांपल दें, मान लो मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है और हम ये पूजा पंडाल को 5,000 चंदा देके बोला मेरा एक बैनर लगा लो, वो लगा दिया, क्या यहाँ पे जीएसटी कौन जमा करेगा? बेटा कोई नहीं करेगा, हम जीएसटी रजिस्टर्ड ही नहीं है, हम जीएसटी के दायरे में। यहाँ पे देखो गौर करो कौन था, कोई बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म, सर्विस रिसिपिएंट का नाम पढ़ो ढंग से। आपका बुक बहुत अच्छा चार्ट बना के दिया है, बाकी बुक्स में ऐसे नहीं है, बाकी बुक्स में पॉइंट पॉइंट करके ज्ञान बाजी, बट आपका बुक बहुत अच्छा चार्ट बनाया है कि सर्विस क्या है, सर्विस सप्लायर कौन है और सर्विस रिसिपिएंट कौन है। और ये पूरा पार्ट पढ़ क्यों रहे हैं कि सर्विस रिसिपिएंट जीएसटी जमा करे, ठीक बात, पॉइंट क्लियर। हाँ, तो यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म सर्विस रिसिपिएंट है तो जीएसटी जमा करेगा आरसीएम में, ठीक है। नेक्स्ट बोला सर्विस सप्लाइड बाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा के पढ़ना, काम का है। सर्विस देने वाला कौन है, सर्विस सप्लाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी। मतलब सीधा लैंग्वेज में बोले तो कोई गवर्नमेंट सर्विस दे रहा है, ठीक बात। सर्विस रिसिपिएंट कौन है, एनी बिजनेस एंटिटी, एनी बिजनेस बोला है, पार्टनरशिप फर्म कंपनी ऐसा कुछ नहीं बोला, मतलब नीरज भी, सोल प्रोप्राइटर नीरज भी यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, क्या सर्विस दे रहा है वो इंपॉर्टेंट है इस पूरा पार्ट। सर्विस देने वाला कौन है, गवर्नमेंट, सर्विस लेने वाला एनी बिजनेस एंटिटी। क्या सर्विस, सर उनको गवर्नमेंट को इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा है, ठीक है। नहीं एक मिनट, एक्सक्लूडिंग बोला, सॉरी एक्सक्लूडिंग, क्या क्या सर्विस छोड़ के। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर हमको गवर्नमेंट रेंट पे दे रहा है तो यहाँ पे आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट हमको स्पीड पोस्ट यानी पोस्टल सर्विस, इंश्योरेंस, ऐसा कोई सर्विस दे रहा है तो भी आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट मेरे को कोई पोर्ट एयरपोर्ट पे मेरा वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट ये सब का सर्विस दे रहा है, गवर्नमेंट हमको ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स का सर्विस दे रहे हैं, मतलब रेलवे ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स का सर्विस दे रहे हैं, इन पे आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, इन पे नॉर्मल टैक्स एप्लीकेबल होगा। इनमें कौन जीएसटी भरेगा, पोस्टल डिपार्टमेंट का जीएसटी कौन भरता है, गवर्नमेंट खुद। तुमको सर्विस देता है, तुम सर्विस का पेमेंट करते हो, उस पर जीएसटी लेकर पेमेंट लेता है तुमसे, और फिर गवर्नमेंट वो जीएसटी जमा करता है, वो पोस्टल डिपार्टमेंट। तुम रेलवे से माल भेजते हो कहीं पर तो रेलवे डिपार्टमेंट तुमसे अपना सर्विस चार्ज के साथ जीएसटी भी ले लिया
और वो गवर्नमेंट ही जमा करेगा। गवर्नमेंट तुमको इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पे दे रहा है, आरसीएम एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, वहां गवर्नमेंट ही जीएसटी जमा कर। समझ में आया? हाँ, तो ये वाला बात मेन था कि इन तीन को छोड़ के तीन क्या क्या गया, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में एक बात है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में अगर गवर्नमेंट बोलता है सामने वाला बिजनेसमैन जीएसटी रजिस्टर्ड है ना, तो गवर्नमेंट उसी के ऊपर छोड़ देता है, तुम ही जीएसटी भरो। मतलब गवर्नमेंट अगर हमको इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पे देता है ना, तो गवर्नमेंट बोलता है भाई तू जीएसटी रजिस्टर्ड है, तुम ही भर। अगर हम जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर गवर्नमेंट भरता है। लेकिन बाकी जो सर्विस पड़े ना, पोस्टल, एलआईसी, एयरक्राफ्ट वेसल व्हीकल का रिपेयरिंग वगैरह, कोई ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स या ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, वहां पे आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होता, वहां गवर्नमेंट खुद बताता है। आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो, आपका ट्रेन का टिकट में जीएसटी कटता है, आपसे तो आपको तो नहीं बोलता ना आप जमा कर देना, आप सर्विस इसी पेंट हिसाब से, तो वो गवर्नमेंट खुद ही जमा करता है। ठीक है, ये अगला पॉइंट में भी वही ज्ञान दिया, ये पॉइंट फालतू 5A जबरदस्ती बनाया। 5B काम का 5A में देखो वही बोला, सर्विस सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी। लो यहाँ पे ले आए, लो ये लोग महान लोग है, ऊपर जबरदस्ती वहां लिखा और यहाँ क्या लिखा, अगर वो पर्सन रजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट बोलता तुम ही दे दो आरसीएम के तहत। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पे दे रहे हैं, जिसको दे रहा है वो जीएसटी रजिस्टर्ड है तो आरसीएम एप्लीकेबल है, और जिसको दे रहा है वो जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर गवर्नमेंट जीएसटी भरेगा। मतलब जीएसटी तो लगेगा हर हाल में। ठीक है, हाँ, अगला वाला काम क्या है, सर्विस सप्लाइड बाय वे ऑफ पर्सन बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंटल राइट और फ्लोर स्पेस ऑफ अ प्रोजेक्ट बाय ए प्रमोटर। कभी कभी क्या होता है ना बेटा, मेरा खाली जमीन है, आप एक बहुत बड़े प्रमोटर हो, एरिया में बहुत बड़े बिल्डर हो, रियल एस्टेट काम करते हो, हम आपको बोला है देखो हमको तो बिल्डिंग बिल्डिंग बनाने का कोई नॉलेज है नहीं, एक काम करो मेरे खाली जमीन को तुम डेवलप कर लो और उस पर फ्लोर स्पेस बना के बेच दो, और कुछ फ्लैट हम बेच देंगे, कुछ तुम बेच देना, या जो बेचो उसका हमको पैसा दे देना, कुछ कुछ तुम रख लेना। आजकल बिल्डिंग ऐसी बनती है, खाली जमीन जिसका है बिल्डर उससे कांटेक्ट करता है, बोलता है तेरा खाली जमीन है, चल मिल के डेवलप करते हैं, जमीन तेरा उस पर बिल्डिंग मेरा, हम बनाएगा, तो बदले में तेरे को 2 फ्लैट 3 फ्लैट दे देगा, या बदले में तुमको कुछ फ्लैट बेचने का राइट तुमको दे देगा। हम तुमको यहाँ पे वो फ्लैट बेचने वाला राइट का बात नहीं हो रहा है, हम यहाँ तुमको डेवलपमेंटल राइट दे रहे हैं ना, हम जमीन का ओनर हैं, तुमको डेवलपमेंट राइट दे रहे हैं। किसको दे रहा है ये राइट, कौन सर्विस रिसीवर है यहाँ पे, प्रमोटर। जीएसटी कौन भरेगा, प्रमोटर। गवर्नमेंट भी बोला भाई ऐसे खाली जमीन बहुत लोगों के, लोग जीएसटी रजिस्टर्ड थोड़ी ना होता है। अब मान लो आपका गांव में एक जमीन है, क्या आप जीएसटी रजिस्टर्ड हो? नहीं, तो फिर उस पर बिल्डिंग बनाने अगर बिल्डर को दे दोगे तो वो जीएसटी कौन भरेगा, खुद बिल्डर, क्योंकि बिल्डर तो जीएसटी रजिस्टर्ड होगा पक्का। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट बोला लॉन्ग टर्म लीज पे हम किसी को भी दे रहे 30 ईयर्स या उससे ज्यादा, कोई भी प्रॉपर्टी हम किसी को लॉन्ग टर्म लीज पे दे रहे 30 साल से ज्यादा, तो वो प्रमोटर जीएसटी भरेगा जिसको ये प्रॉपर्टी मिल रहा है। अगला वाला भी काम का है लेकिन बच्चा वाला बात की है, बोलता है डायरेक्टर लोग कंपनी को सर्विस देता है। देखो डायरेक्टर लोग कंपनी में जॉब करता है, सैलरी लेता है, उसका बात नहीं हो रहा, सैलरी पे तो जीएसटी नहीं है। लेकिन कई बार होता है ना, आप वो क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आप तो मीटिंग अटेंड करोगे, कंपनी को मदद करोगे कोई प्रोजेक्ट में, मतलब जब दरकार होगा तब कंपनी को काम करके दोगे, वैसे वाले डायरेक्टर हो। ठीक है, और उसका पर्टिकुलर फीस ले लोगे जब जब काम करके दोगे। आप कंपनी के एम्प्लॉय वाले डायरेक्टर नहीं हो, या फिर एम्प्लॉय हो लेकिन इस चीज का अलग फीस लेते हो सर्विस की तरह, सैलरी लेते हो, अदर कोई भी काम करते हो उसका अलग फीस लेते हो। ठीक है, तो क्या होगा, गवर्नमेंट बोलता है भाई डायरेक्टर तो बहुत लोग हैं, किनको किनको पकड़ेंगे, वो कंपनी ही जीएसटी भर दे डायरेक्टर के भी, आप डायरेक्टर से काट के मतलब।
जाएगा तो अल्टीमेटली जेब से मेरे डायरेक्टर गई, लेकिन जमा करने का जिम्मेदारी यहाँ पे सर्विस रिसीवर, कंपनी सर्विस रिसीव करा वही जीएसटी भरा है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस है। जीटीए के बाद, जीटीए और गवर्नमेंट के बाद नेक्स्ट फेमस यही है, 7 नंबर, इंश्योरेंस एजेंट वाला। ये एग्जाम्पल हम दिया भी था। इंडिया में गली गली में लोग एलआईसी वगैरह के इंश्योरेंस एजेंट बन के घूमते हैं। गवर्नमेंट बोलते हैं उनको कहाँ पकड़ेंगे हम। देखो इंश्योरेंस एजेंट अगेन 2 लोगों को सर्विस दे रहा है, आपको और हमको। इंश्योरेंस खरीदने में हेल्प कर रहा है और इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस बेचने में मदद कर रहा है। वो जो आपको हमको सर्विस दे रहा है उस पर जीएसटी का बात ही नहीं करना है। वो इंश्योरेंस कंपनी को जो इंश्योरेंस एजेंट सर्विस दे रहा है उसका पॉलिसी बिकवाने का, हम उस पर जीएसटी का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन जमा करेगा? वो इंश्योरेंस कंपनी जमा करेगा, एजेंट नहीं। वैसे रिकवरी एजेंट होते हैं बैंक के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट, जानते हो, वसूली भाई टाइप हिंदी पिक्चरों में जो दिखाते हैं। बट एक्चुअली में वो गुंडागर्दी वाला बात हो गया, उसका बात यहाँ नहीं करेंगे। वो गुंडागर्दी वाला सर्विस कोई सर्विस नहीं है सर। नॉर्मली भी रिकवरी एजेंट होते हैं, प्रॉपर वे में जब बोले, जिनका काम है, बैंक बोलता है देखो भाई हम काम करें कि पैसा रिकवरी का लिस्ट मेंटेन करें, उनसे पैसा रिकवर करके लेके आए, उतना झमेला हम नहीं करेंगे। हम तुमको अपना रिकवरी एजेंट अपॉइंट कर दिए, तुमको लिस्ट दे दिए 100 क्लाइंट का, तुम संभालो ये जिम्मेदारी, उनसे सर्विस का पैसा कलेक्ट करने का। तो तुम वो रिकवरी एजेंट हो। तुम किसको सर्विस दे रहे हो? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एनबीएफसी को, तो वो लोग जीएसटी भरेगा, तुम नहीं। नेक्स्ट वाला भी इजी है। तुम म्यूजिक कंपोजर हो, तुम फोटोग्राफर हो, तुम आर्टिस्ट हो कोई टाइप के, तो तुम अगर ये म्यूजिक वगैरह कंपोज करते हो तो किसी को कॉपीराइट देते हो ना। अब अगर हम फिल्म प्रोड्यूस, हम एक गाना लिख दिया या हम एक म्यूजिक कंपोज कर दिया, हम बहुत बढ़िया फोटोग्राफी खींच लिया और हम किसी प्रोड्यूसर या ऐसे लोगों को दे दिया जो उनको काम लगाएंगे, तो जीएसटी कौन भरेगा? वो लोग, प्रोड्यूसर लोग। ठीक है, सेम बात यहां पे फिर बोला, ऑथर हो आप और किसी पब्लिशर को अपना बुक पब्लिश करने का राइट दे रहे हो, यहां पे फालतू ज्ञान दे दिया। अगर ऑथर खुद जीएसटी रजिस्टर्ड है तब नहीं। जनरली बड़े बड़े ऑथर ना, जैसे चेतन भगत टाइप एंड ऑल, वो लोग खुद जीएसटी रजिस्टर्ड होते हैं, तो गवर्नमेंट बोलता है तब वो भर देगा, अदरवाइज पब्लिशर जीएसटी भरेगा। ठीक है, जमा देने का काम हो रहा, भरेगा मतलब जेब से नहीं। आरबीआई बहुत सारा ओवरसीइंग कमिटी बनाता है, आरबीआई बहुत सारा कमिटी बनाते हैं मेंबर्स लोग का, जो लोग आरबीआई को बहुत सारा मार्केट सर्वे वगैरह करके देते हैं। तो वो मेंबर कमेटी हिसाब से आरबीआई का जो एम्प्लॉय नहीं है, वो लोग आरबीआई को टाइम टू टाइम सर्वे करके देने का काम करता है, आरबीआई कमेटी को काम दे देते हैं। तो यहाँ पे सर्विस रिसिपिएंट आरबीआई है, कमेटी सर्विस गिवर है, बट गवर्नमेंट बोलता है आरबीआई जमा करेगा जीएसटी। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते हैं बहुत सारे एनबीएफसी और बैंक वगैरह के, जो लोग बैंक का पॉलिसी वगैरह, बैंक का अकाउंट वगैरह बिकवाते हैं, कस्टमर लाने का काम करते हैं, सीधा बात। तो वहां पे वो बैंकिंग एनबीएफसी कंपनी जीएसटी भरेगा। आप बिजनेस फैसिलिटेटर हो बैंक्स को, सेम ऊपर वाला ही ज्ञान है, ऊपर नाम दे दिया एजेंट हो, यहां बोल दिया बिजनेस फैसिलिटेटर, एक ही बात है। बैंक को बिजनेस अरेंज करके देते हो। सर्विस बाय एन एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, आप एजेंट हो जो 2 बिजनेसमैन को लिंक करने का काम करते हो। भैया वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, आप एजेंट हो 2 बिजनेस के बीच में, तो वो बिजनेस जीएसटी भरेगा। हाँ, तो दोनों को तो सर्विस दे रहे, तो दोनों से तो हम कमीशन लेंगे, तो यहां पे जो कमीशन हमको दे रहा है वो जीएसटी भरेगा। माइंड में हो सकता है मैं एक से ले रहा हूं, तो फिर एक ही भरेगा, दोनों से ले रहे हैं तो दोनों भरेगा, कोई बात नहीं है। जो उस एजेंट को पे करेगा, एजेंट से जीएसटी काट के जमा करने की जिम्मेदारी उसी को। बात क्लियर? हाँ, ये वाला अगेन इंपॉर्टेंट है, 14 नंबर। ये क्या बात करता है?
सर्विस सिक्योरिटीज। अपने वो बिल्डिंग में बैंक के नीचे आप देखते हो ना, गार्ड खड़े रहते, सिक्योरिटी गार्ड। क्या बैंक के एम्प्लॉय होते हैं वो, बैंक उनको अपॉइंट करते हैं? नहीं। आजकल ये सब काम क्या हो गया, सिक्योरिटी एजेंसीज होती है, हम लोग उनको काम दे देते हैं। और वो एजेंसी क्या करता है, जितना हमको गार्ड का दरकार है उतना भेज देता है। मेरे बिल्डिंग के नीचे एक सुबह और एक रात को 2 दरबानजी रहते हैं। वो दोनों दरबानजी हमारे एम्प्लॉय नहीं है, सिक्योरिटी एजेंसी उनको भेज दिया, हम उन दोनों दरबानजी लोग को पेमेंट कर दे, एजेंसी को पेमेंट कर देते हैं, एजेंसी दरबान लोग को सैलरी दे देते, अपना कमीशन रख लेते। इससे मेरा भी सेफ्टी होगा कि दरबानजी बदमाश निकल गए और नहीं निकल गए, हम एजेंसी का गला पकड़ेंगे, क्योंकि एजेंसी चेक वेक करके रखेगा। आप बैंकों के बाहर, एटीएम के बाहर देखोगे, वो सर्विस एजेंट जो गार्ड खड़े रहते हैं, वो गार्ड का कपड़ा पे देखना कोई और कंपनी का नाम लिखा हो। तो अगर वो जो एजेंसी है जो मेरे यहाँ गार्ड भेजा है, खुद अगर बॉडी कॉर्पोरेट है, तब तो वही जीएसटी भरेगा, वरना अदरवाइज नॉर्मली ये लोग बॉडी कॉर्पोरेट होते नहीं है। बहुत कम एजेंसीज है इंडिया में जो गार्ड प्रोवाइड करने का काम करती है और खुद बॉडी कॉर्पोरेट है। अगर है तो फिर ठीक है, तो फिर तो वही लोग भरेंगे, नहीं तो नॉर्मली जिसके यहाँ पे गार्ड जा रहा है वो जीएसटी रजिस्टर्ड होगा, वो जीएसटी भरेगा। ठीक है। हम आपको मोटर व्हीकल वगैरह रेंट पे देते हैं, तो जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, गाड़ियां हायर करती है अपने एम्प्लॉयज को ले जाने के लिए, तो वो लोग यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट अगर है तो वो लोग जीएसटी भरेंगे। हाँ, लेकिन अगर जो सर्विस देने वाला ही बॉडी कॉर्पोरेट है, कई बार ये बड़ी बड़ी कंपनी को ये सब काम देती है कि हमको 10 बड़ा वाला गाड़ी चाहिए, तो फिर ठीक है, वो अगर जीएसटी रजिस्टर्ड है तो वो भरेगा। ठीक है, खत्म होने वाला है ये। सर्विस ऑफ लेंडिंग सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम। आपको ये वाला बात शायद कैपिटल गेन में पढ़ाए थे, याद करो एक बार, कि मेरे डीमेट अकाउंट में शेयर है, हम आपको डीमेट अकाउंट में शेयर गिरवी रख रहे हैं, आप एक शेयर बेच दिए, शॉर्ट सेल कर दिए, शॉर्ट सेल, तो आपको डे एंड में शेयर खरीदना पड़ेगा ना, शॉर्ट सेल समझते हो? हाँ, डे एंड में आपको शेयर खरीदना पड़ेगा, आप नहीं खरीदे, अब आपके अकाउंट में शेयर नहीं है, आप मेरे से शेयर गिरवी ले लिए, वो अकाउंट आपका एडजस्ट हो गया, अगला दिन मॉर्निंग खरीद के हमको दोबारा दे दी। ठीक है, तो यहां पे जो बोरोवर है वो जीएसटी भरेगा। क्लियर है मेरा कहानी? अब बोला रिवर्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ आईजीएसटी पेएबल, कुछ और लिस्ट है, छोटे छोटे, ज्यादा कुछ है नहीं, मेन आइटम्स खत्म। और जिनको हम स्टार बोला, 3 या 4 ही आइटम आई थिंक स्टार बोला हम, जीटीए, गवर्नमेंट वाला, उसके अलावा वो स्पॉन्सरशिप सर्विस, उसके अलावा सिक्योरिटी सर्विस, ये वाला एक और बोला था, ये वाला, हाँ, इंश्योरेंस एजेंट वाला, और एक ये वाला, हाँ यही वाले, बस ये वाले, तो यही जो हम बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मतलब हाईलाइटेड, ये बहुत ज़्यादा ये बिजनेस होते हैं, बाकी बिजनेस उतने पॉपुलराइज होके होते भी नहीं, ये रिकवरी एजेंट वगैरह ये सब बहुत कम होते हैं दुनिया में। अब यहाँ पे क्या बोला, एनी सर्विस सप्लाइड बाई एनी पर्सन who is located in a non-taxable territory to any person other than non-taxable online recipient। आप एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में काम करते हो, आप ऑनलाइन सर्विस दे रहे हो, किसको? टैक्सेबल टेरिटरी वाला हो। सप्लायर ऑफ सर्विस कहां पे है? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में। लेकिन सर्विस रिसिपिएंट कहां पे है? टैक्सेबल टेरिटरी में। तो ऑलवेज जीएसटी कौन भरेगा? जीएसटी लगेगा क्या? पहला बात तो यहां क्या लगता है? हाँ लगेगा सर, नॉन टैक्सेबल टू नॉन टैक्सेबल एग्जम्प्टेड है, लेकिन यहां तो नॉन टैक्सेबल टू टैक्सेबल में जा रहे हैं, तो फिर जीएसटी भरने का, वो नॉन टैक्सेबल वाला जो देने वाला है वो तो जीएसटी रजिस्टर्ड होगा भी नहीं कभी, तो ऑलवेज ये जिम्मेदारी किसके गले पे आ जाएगा? टैक्सेबल वाले।
ठीक है, ये अगर रीड करने का मन हो कि नॉन टैक्सेबल कौन होता है हिंद तेन, वो जस्ट रीड कर लेना, जरूरत नहीं हो, खाली काम का बात याद रखो बहुत। ये भी देखो फालतू, अच्छा टॉपिक है, सॉरी फालतू नहीं है। सर्विस सप्लाइड बाय वे ऑफ पर्सन लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू अ कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया। एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी कौन, वो इंडिया के बाहर वाला, वो आपको इंपोर्ट सर्विस दे रहे हैं, तो उस पर जीएसटी लगेगा क्या? हाँ लगेगा ना बेटा, पढ़े अपने, इंपोर्ट पे जीएसटी है। और कौन सा जीएसटी है? आईजीएसटी है। कौन भरेगा? सर गवर्नमेंट काम फॉरेनर को पकड़ता फिरेगा, इंडियन ही भरेगा हर हाल में, है ना। गवर्नमेंट बोलता भाई ठीक है, गुड सेलर तो वो है, तो तुम तो बोल ही सकते थे ना सर सेलर वो है तो हम जीएसटी क्यों भरे। नॉर्मली जीएसटी में तो सेलर जीएसटी भरते हैं, सर गुड्स या सर्विस प्रोवाइडर। गवर्नमेंट बोला हाँ ठीक है, लेकिन भाई उसको कहाँ पकड़ेंगे, तुम ही आ जाओ। अब आता है सर आरसीएम का, अगर किसी प्रोडक्ट पे आरसीएम एप्लीकेबल है और अनरजिस्टर्ड पर्सन को हम सर्विस दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम रिकमेंड किया है, ये भले ही आरसीएम है लेकिन सर्विस रिसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड है तो फिर सर्विस प्रोवाइडर ही जीएसटी भरेगा। ठीक है, क्लियर है बात? The government is empowered to notify category of service wherein the person responsible for payment of tax would neither be supplier nor the recipient of supply but the e-commerce operator through whom the supply is effected by payable GST। ये भी मस्त आया। आप अमेजन फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते हो, अब मान लो अमेजन फ्लिपकार्ट पे जो सामान बेच रहे हैं वो भी अनरजिस्टर्ड है, छोटा बिजनेसमैन है बहुत, और जो खरीद रहा है वो कस्टमर है, वो तो अनरजिस्टर्ड हो गई, आप और हम, तो यहां पे जीएसटी कौन भरेगा? हाँ, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर भी तो सर्विस दे रहे हैं, उसका जीएसटी वही भरेगा। देखो यहाँ बोला पेमेंट ऑफ टैक्स नाइदर बी द सप्लायर नॉर बी द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई बट द ई कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू whom द सप्लाई इज अफेक्टेड लायबल टू पे टैक्स। ठीक है, और यहाँ पे कुछ काम का बात आई थिंक नहीं है। ई कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब बताया है, वो जो लोग डिजिटल नेटवर्क से सर्विस देते हैं हेन तेन, वो आप जानते हो, वो सब फालतू पॉइंट है। ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है वो डेफिनेशन नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, द फॉलोइंग सर्विसेज आर स्पेसिफाइड, क्या बोला था ना ऊपर, सर्विस स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट, तो बताया कौन कौन सा सर्विस। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विस कौन देता है? ओला उबर, ये लोग रेडियो रेडियो टैक्सी बोलते हैं इनको, मोटर कैब जो भी है, मोटरसाइकिल वाले भी आ गए आजकल, तो वो क्या नाम है उसको, रेपिडो। ठीक है, तो वो लोग जीएसटी भरने का बात हुआ यहाँ पे। इसके अलावा बोला हाँ होटल एकोमोडेशन का ये सर्विस देते हैं ना, ऑनलाइन बुकिंग कर लो आप, क्लब का मेंबरशिप ऑनलाइन ले लो, ये सब का भी यहाँ पे इंक्लूड किया है। आजकल तो वो आ गया ना प्लम्बर सर्विस, कारपेंटरिंग सर्विस, क्या नाम है उसका, अर्बन कैब, है ना। ये लोग के केस में कौन, ये सब सर्विस भी जीएसटी में टैक्सेबल हो जाएगा। रेस्टोरेंट कैटरिंग ईटिंग सर्विस, आपका ये जोमेटो स्विगी, तो गवर्नमेंट यहाँ पे स्पेसिफाई करके दिया, वो ठीक है, वो अपने को पता है। इंटरस्टेट जानते ही हो, ये टॉपिक पढ़ाने लायक कुछ है नहीं। ये थोड़ा सा पढ़ने लायक है, क्या क्या चीज को इंटरस्टेट नहीं मान रहे लोग। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन सेक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स वेदर लोकेटेड ऑन द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन द सेम स्टेट और सेम यूटी शेल बी ट्रीटेड इंटरस्टेट। ये तो पहले नॉर्मल ज्ञान दिया। इंटरस्टेट क्या होता है? सेम स्टेट है, सेम यूटी है, तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरस्टेट। लेकिन यहां क्या एक्सेप्शन क्या दिया, देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एसईजेड
टू अनदर एसईजेड। इस पे जीएसटी है ही नहीं ना सर। हाँ, उस पे जीएसटी है ही नहीं। गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अ टेरिटरी ऑफ इंडिया टिल दे क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया, ये भी इंट्रास्टेट नहीं है। सप्लाई मेड टू अ टूरिस्ट, अब एक मान लो फॉरेनर इंडिया में आया, आप तो उसको कलकत्ता से कलकत्ता में ही घुमाए, बड़ी सर्विस सप्लाई क्या विद इन इंट्रास्टेट माना जाए? नहीं, इस पे आई जीएसटी लगेगा सर। ठीक है ना। एक फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आया, वो आप उसको इंडिया में कोई सर्विस दिए, तो वो विद इन द स्टेट माने क्या आउटसाइड द स्टेट माने? सी जीएसटी, एस जीएसटी, क्या आई जीएसटी? हाँ, वही बोलना चाहता था। तो ये टॉपिक्स उतना कुछ पढ़ने को नहीं। एक छोटा सा टॉपिक है जीरो रेटेड सप्लाई। किसको जीरो रेटेड सप्लाई माना? जीरो रेटेड सप्लाई मतलब क्या बोलना चाहता है? नील और जीरो में अंतर है। देखो यहां पे बोला जीरो रेटेड सप्लाई मतलब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, मतलब बोलना चाहते हैं इस पे जीरो रेटेड माने इस पे जीएसटी है ही नहीं। तुम यूं बोलो ये एग्जम्प्टेड वाला बात बोलना चाहते, ठीक है ना। या तुम एक एसईजेड से दूसरे एसईजेड में माल बेच रहे हो, इस पे जीएसटी है ही नहीं, इस पे जीएसटी होगा ही नहीं। जीरो रेटेड यानी एग्जम्प्टेड बोलना चाहते, एक तरीके से ये याद कर लेना, जीरो रेटेड माने एक्सपोर्ट या एसईजेड टू एसईजेड, ये नाम याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, इस पे इनपुट आईटीसी मिलेगा क्या? नहीं, आईजीएसटी भी नहीं मिलेगा। इस पे है कंसेप्ट, ब्लॉक क्रेडिट कंसेप्ट, आगे जाके पढ़ेंगे। अनयूटिलाइज क्रेडिट कोई रह गया, अब मेरा अगर इनपुट है तो उसका हम क्या करें? अगर हम एक्सपोर्ट सेल करते हैं तो हाँ, इनपुट का नहीं मिलेगा बेटा। जो एक्सपोर्ट पे अगर हम जीएसटी भर दिए हैं उसका हमको रिफंड मिल जाएगा, इनपुट भूल जाना, ठीक है। ये मोटा मोटी टॉपिक खत्म है। ये वाला काम कहानी है, फटाफट खाली देखने का आज के लिए। एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स कौन कौन से हैं? जिसपे नील टैक्स है या फुल्ली एग्जम्प्टेड है? सर बेसिकली तो इंडिया में सब पे जीएसटी है ना, लेकिन कुछ कुछ केस है जहां पे एग्जम्प्टेड मांगे। ये एक देखो बढ़िया बात टैक्स चार्ट में समझाया, अगर टैक्सेबल सप्लाई है तुम्हारा तो आईटीसी क्लेम कर लेना, ठीक है ना। अगर तुम्हारा रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिट लेवी है तो चुपचाप वो 1% या 5% या 6% जो भी आगे पढ़ेंगे कंपोजिट सप्लाई में वो जमा कर देना, और इनपुट क्लेम मत। कंपोजिट ध्यान है ना, कंपोजिट होता है कि तुम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन मत लो, ले लो सॉरी, लेकिन तुमको डिटेल मेंटेन करने का कोई दरकार नहीं। तो उस केस में तुम जीएसटी भर देना, पार्टी से भी कलेक्ट नहीं करना है ना, अपनी जेब से भरना है। हाँ, और फिर पार्टी से भी क्लेम मत करो, अपनी जेब से भर दो और भूल जाओ, और इनपुट क्लेम भी मत करना। और अगर एग्जम्प्टेड सप्लाई है तुम्हारा, माने नील रेटेड वाला या फुल्ली एग्जम्प्टेड वाला या नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, तो उस पर आईटीसी भी अवेलेबल नहीं होगा। किसको जीएसटी से एग्जम्पशन देना है? ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो फालतू टाइम पास वाला एब्सोल्यूट पावर है, वो लोग कंडीशन लगा के भी दे सकते हैं। दो तरीके से देते हैं, एक तो भाई नोटिफिकेशन और एक भाई स्पेशल ऑर्डर। नोटिफिकेशन सिंपल बात, गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में छापेगा, पब्लिश करेगा और बोलेगा इस आइटम पे जीएसटी नहीं है, या इस आइटम पे ये कंडीशन में जीएसटी नहीं है, ठीक है। लेकिन स्पेशल ऑर्डर क्या होता है? कई बार गवर्नमेंट को लगता है नोटिफिकेशन देने और देने में बहुत टाइम जाएगा, तो याद है अचानक मोदी जी रात को 8 बजे आगे बोले थे आज से नोटबंदी, डीमोनेटाइजेशन, उसको स्पेशल ऑर्डर बोलते हैं। वो एग्जाम्पल है स्पेशल ऑर्डर, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से गवर्नमेंट एग्जाम कर सकते हैं, ये बात अपने जानते हैं।
ये देखो यहाँ पे गुड्स एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बताया, सीरियल्स, फिश, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सर सीधा लैंग्वेज में एक बात बोलें, जो किसान बेच रहा है और जो खुला बिक रहा है, खुला बिक रहा है मतलब पैकेट फूड नहीं है। देख लो आप, सारा एग्जाम्पल आप गौर से करना, सीरियल्स, फिश, फ्रूट्स, एडिबल वेजिटेबल, मीट, गुड़, कैन जैगरी मतलब, टेंडर कोकोनट वाटर, रॉ सिल्क, सिल्क वॉर्म लेइंग कोकून्स, सिल्क वेस्ट, वूल, पूजा सामग्री, कोकोनट क्वायर फाइबर, कॉफी बीन्स नॉट रोस्टेड, ग्रीन टी लीव्स, मतलब डायरेक्ट तोड़ के बेचा जा रहा है ना पत्ती, तो उस पर जीएसटी नहीं है। ह्यूमन ब्लड, बाबा बहुत बड़ा बात बोल दिया गवर्नमेंट। हाँ लेकिन इस पे रखा नहीं जीएसटी। ठीक है, एक अलग आइटम याद करने लायक है। पैकेट मतलब वैसे पैकेट में डालना, तो बेटा फिर तुम बोलोगे, तुम जो दाल लेकर आते हो दुकान से, खुला दाल, खुला चावल लाते हो ना, तुलवा के, वजन करवा के। हेलो हेलो, खुला दाल, खुला पैकेट लेके आते हैं ना चावल का, दाल का, बेटा वो भी तो पैकेट में तो डाल के देता ही अल्टीमेटली तुमको। हाँ तो वैसे ब्लड, ब्लड बैंक के पास ब्लड ना पैकेट में नहीं रहता है, वो लोग एक अलग फ्रीजर में स्टोर करके रखते हैं, तुमको पैकेट में डाल के देते हैं ब्लड बैंक। ठीक है, तुम बोल सकते हो ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स, ह्यूमन ब्लड, प्रिंटेड बुक्स, न्यूज़पेपर, मैप्स, ये भी एक अच्छा आइटम है याद करने का। क्ले लैम्प, दिया, दिया अभी दिवाली में बहुत आएगा। अर्दन पोर्ट्स, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट मतलब मैनुअल्स, मैनुअली और ऑपरेटेड और एनिमल ड्रिवन, मशीन वाला नहीं, ट्रैक्टर नहीं, ट्रैक्टर में जीएसटी है। लेकिन बहुत लोग होता है ना जो बैल में वो लकड़ी का एक मशीन है जो बांध के चलाते हैं खेती करने के लिए, हल हल, सुने हो, उस पर जीएसटी नहीं। यानी देखो क्या बोला, कोई भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट या इंप्लीमेंट जो मैनुअली ऑपरेट हो रहा है या एनिमल ड्रिवन है, लेकिन जो मशीन ऑपरेटेड है या मशीन ड्रिवन है वो नहीं, जैसे ट्रैक्टर, उस पर जीएसटी लग रहा है। जुडिशियल स्टैंप पेपर लेके आते हैं ना अपने, वो कोर्ट वाला, गवर्नमेंट ट्रेजरी से, उस पर जीएसटी नहीं है। पान का पत्ता, फायरवुड एंड फ्यूलवुड, लकड़ी, नॉन ब्रांडेड ऑर्गेनिक मैन्यूअर, देखो नॉन ब्रांडेड बोल दिया, अगर कोई ब्रांडेड ऑर्गेनिक मैन्यूअर है तो जीएसटी है उस पर। वुड चारकोल मतलब कोयला, दो टाइप का होता है पता है, तो खान से जो कोयला निकलता है और एक लकड़ी का कोयला बनता है, पता हो नहीं हो कोई बात नहीं, पता भी हो ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, उस पे जीएसटी नहीं है। फिर क्या बोला देखो, और भी एग्जाम्प्टेड, ये तो यहाँ पे वही वैसी ज्ञान को वापस लिखा, अच्छा ठीक, कट फ्लावर्स, ह्यूमन हेयर, डेयरी प्रोडक्ट्स, नॉर्मली जो खुला बिक रहा है। ये लिस्ट ना बेटा कुछ करने को नहीं है, रखने को तो है ही नहीं, माथा मत लगाना बिल्कुल, इसमें कुछ और काम का आइटम अगर हमको दिखता तो हम ऐसे ही बोल जाते। देखो यहाँ पे बोला इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी नहीं है। नमक, अब तुम बोलोगे नमक तो पैकेट में बिकता है सर, है ना, अब प्रॉपर पैकेटिंग बिकता है, ऐसा थोड़ी ना तुम्हारे बोलने के बाद वो पैकेट में तोल के देता है तुम, वो तो डायरेक्ट पैकेट में बिकता है। सर उस पर जीएसटी नहीं है, नहीं नहीं है। चलो ये एक आइटम याद रखने लायक है, कोई अचानक तुमसे 4-5 आइटम पूछ ले तो ह्यूमन ब्लड, नमक, ये थोड़े अलग आइटम है ना, जो नॉर्मली अपने लॉजिक में लगता है कि लग ही सकता था, बट नहीं लग रहा है।
ये अगला वाला आइटम पढ़ना ना, कुमकुम, बिंदी, सिंदूर, आलता। और भी यहाँ पे कुछ काम का था, वुड चारकोल तो पड़े, प्रिंटेड बुक, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो गर्ल्स लोग लेती है, गांधी टोपी, बाबा आइटम भी चूज करके निकाला है। मतलब और कोई टोपी होगा तो आदमी कैसे समझे। ला ला ला, दुनिया का लोग है, कुछ भी बनाते हैं यहाँ पे। और हाँ, ये वाला आइटम क्या है, 32 नंबर आइटम, इंडिया नेशनल फ्लैग माने इंडिया का झंडा। प्रीसियस मेटल के अलावा और जो बैंगल्स बनते हैं, आप लोग लड़की लोग पहनते हो ना, लड़की लोग लेडीज लोग, जो प्रीसियस मेटल वाला नहीं, मतलब गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, आयरन और वो वाला बैंगल्स नहीं। आप लोग ऐसे वो शाखा वाला, प्लास्टिक वाला और सब नहीं पहनते हो, वो उनमें नहीं है। हैंडलूम वीविंग मशीन, ये मस्त आइटम है, पढ़ने लायक आइटम है, याद रखने लायक आइटम है। क्या होता है ये, हाथ से जो चरखा चलाते हैं ना, हाथ वाला वो मशीन, जो वीविंग मशीन, सिलाई करने वाला हाथ वाला, उस पर जीएसटी नहीं है। स्पेस क्राफ्ट, सेटेलाइट आइटम्स, सर इनमें अपना वैसे भी कोई काम नहीं आता। ये वाला क्या आइटम रख दिया, ऑप्टिकल फोटोनिक्स में, ठीक नहीं। अच्छा, ऐसा कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो ऑप्टिकल या फोटोग्राफिक वे में काम करता है। अपने जाते हैं ना एक्सरे वगैरह कराने, तो वो अपने को खड़ा करके बोलता है पूरा बॉडी का अंदर का हड्डी वड्डी दिखता है उसमें, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा वाला टेस्ट, डॉक्टर लोग बोलते हैं हार्ट के लिए करा के आने, नाम भूल रहे हैं उसका, मेरे को खुद ही बोला था जब हम ऑपरेशन हुआ था मेरा कान का, नाम भूल गया, छोड़ दो। तो जो भी है वो वाला जो मशीनें होती है ना, जो मशीनों से टेस्ट होता है ये सब, फोटोग्राफिक, ऑप्टिकल, उन पे जीएसटी नहीं है। हैंडमेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये मस्त बोला, हैंडमेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। स्लेट, स्लेट, पेंसिल, चौक, ये मस्त आइटम आप अपने काम का है। कोई भी प्रोजेक्ट, इंपोर्ट, लेबोरेटरी, केमिकल्स, इन पे जीएसटी नहीं है। ठीक है, तो ज्यादा नहीं, हमको 8-9 आइटम याद रखने का दरकार पड़ सकता है, क्योंकि कभी कभी ना दे देता 5 नंबर का एक क्वेश्चन या 3 नंबर का एक क्वेश्चन, या एमसीक्यू में दे देगा। तो जो आइटम हम बोला खाली वही वही याद रख लें। सर्विस में देखो मत बोला, ये थोड़ा सा सुनने लायक है। कौन कौन सा सर्विस है जो जीएसटी से एग्जम्प्टेड है। कोई भी चैरिटेबल एक्टिविटी का आप सर्विस दे रहे हो ना, उस पर जीएसटी नहीं है। वो रजिस्टर जो 12AA या 12AB में रजिस्टर्ड है, इनकम टैक्स में ना 12AA 12AB का सेक्शन है। क्या है सर, वो जो मतलब जो लोग चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, एनजीओ टाइप, वो लोग को इनकम टैक्स में भी इस एक्ट में पहले खुद को रजिस्टर करना होता है। डबल रजिस्ट्रेशन होता है। तो आपको वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए कोई चैरिटेबल एक्ट में सेक्शन 8 कंपनी में तो रजिस्टर लेना ही है। उसके अलावा आपको इनकम टैक्स में भी एक रजिस्ट्रेशन लेना होता है, ताकि आपके इनकम पे टैक्स भी नहीं लगे फिर, क्योंकि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को जो इनकम होगा उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए ना, हिसाब से गवर्नमेंट चाहता है। लेकिन तुम बिना रजिस्टर्ड करोगे तो फिर ले लेंगे, फिर भाड़ में गया, तुम सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड थे कि नहीं थे, हमको क्या करना है। तो जो लोग इनकम टैक्स एक्ट में यहाँ रजिस्टर्ड है, उन पे जीएसटी भी नहीं लगेगा। देखो यहाँ पे पूरा चैरिटेबल एक्टिविटी का मतलब बताया, फिजिकल मेंटल डिसेबिलिटी वालों को, HIV एड्स वालों को हेल्प करते हो, ड्रग्स एब्यूजिव वाला लोगों को हेल्प करते हो, पूरा ज्ञान है। छोड़ दो, उतना लिस्ट नहीं पढ़ना है। आप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, रिलीजियन, स्पिरिचुअल या योगा वाला, आपको जीएसटी रजिस्टर्ड होने का दरकार नहीं है, आप पे जीएसटी नहीं लगेगा उस सर्विस। ऑर्फेनेज चलाते हो, पूरा ज्ञान है, छोड़ दो। हाँ ये है, आप एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का काम करते हो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का सर्विस देते हो, तो ये पूरा वो चैरिटेबल आ गया। स्कूल कॉलेज देख लो, हॉस्टल, इन पे जीएसटी नहीं है। रिलीजियस यात्रा का काम करते हो, मेडिकल फैसिलिटी देने का काम करते हो लोगों को, वहां जीएसटी नहीं है।
चैरिटेबल वाला मेडिकल फैसिलिटी, नॉर्मल प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं बोला है इसमें, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो आपको सर्विस देता है उस पर जीएसटी नहीं है, ठीक ही है, ये फालतू पॉइंट है। पार्लियामेंट जो आपको सर्विस देता है, गवर्नमेंट जो आपको सर्विस देता है उस पर जीएसटी नहीं है, ये उतना कुछ खास बात भी नहीं है, पता ही है। ये अच्छा है। कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, देखो पहले क्या हुआ था ना, एक बात अच्छे से सुनना, पहले ना स्टार्टिंग में जब ये कंपोजिट सप्लाई का सिस्टम आया था ना, कंपोजिट लेवी, ये सिर्फ गुड्स पे था, ठीक है। उसमें किसको किसको रखा गया था, बोला मैन्युफैक्चरर 1% जीएसटी जेब से जमा करे, ना इनपुट क्लेम करे और ना पार्टी से जीएसटी ले, अपनी जेब से 1% जमा करे, भूल जाए। रेस्टोरेंट कैटरिंग वाले 5% जमा करे और भूल जाए, कस्टमर से नहीं ले। और तुम्हारा क्या बोलते हैं, बाकी ट्रेडर भी 1% जमा करे और कस्टमर से लेना भूल जाए। फिर कुछ सर्विस पे आया 6% कंसेप्ट, लेकिन पंगा कहां था पता है, अब तुमको यहाँ पे एक एग्जांपल में बोला रेस्टोरेंट कैटरिंग, बेटा रेस्टोरेंट वाला खाली गुड्स बेचता है कि सर्विस भी बेचता है? हाँ ऑब्वियस बात है, सर वो बैठने का जगह दे रहा है मेरे को, एम्बियंस, टेबल चेयर, एसी, फिर वो मेरे को खाना बना के दे रहा है, वो भी तो एक सर्विस है। कुकिंग, सर वो सर खाना मेरे टेबल पे ला के सर्व करके दे रहा है, वो भी तो एक सर्विस है। वेटर टीवी चला के रखा है वहां पे, एंटरटेनमेंट का भी सर्विस दे रहा है। तो गवर्नमेंट बोला कि हाँ भैया पंगा तो है, तो गवर्नमेंट बोला एक काम करो, तुम गुड्स के साथ सर्विस देते हो, लेकिन वो सर्विस का वैल्यू 25% से कम है तुम्हारे टोटल सप्लाई के, तो फिर तुम्हारे ऊपर सर्विस पे जीएसटी नहीं है, सिर्फ गुड्स पे जीएसटी। मेरा बात क्लियर है? तो यहाँ पे सर्विस एग्जम्प्टेड हो गया ना, ये लिस्ट में बोला है, ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे, कंपोजिट भी जब आएगा तो अभी माथा लगाने का दरकार नहीं, खाली इतना जानना था। पंचायत सर्विस, म्यूनसिपैलिटी सर्विस, सर क्या टाइम पास बता रहे हैं सर। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो सर्विस देता है म्यूनसिपैलिटी का, ये सब फालतू टॉपिक्स है। यहाँ और कुछ पढ़ने लायक नहीं। फुटबॉल एसोसिएशन, ये सब इसीलिए हम पढ़ने लायक नहीं बोल रहे, क्योंकि ये सब पे गवर्नमेंट जीएसटी नहीं लगाया, बस इतना खाली नाम ही याद रखने लायक है। ये भी एक याद करने लायक 9B वाला, सप्लाई ऑफ सर्विस एसोसिएटेड विद ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल एंड भूटान। जो लैंडलॉक कंट्रीज है ना अपने देश के साथ, जमीन से जुड़ा हुआ कंट्रीज, वहां पे सप्लाई ऑफ सर्विस एसोसिएटेड विद ट्रांजिट, ट्रांजिट ऑफ कार्गो ना, ट्रक को क्लियर है, आप जाते हो बॉर्डर पे तो वहां पे कस्टम स्टेशन है जो आपको रोकता है, ट्रक को चेक करता है, फिर जाने देता है ना। आप एक कंट्री का बॉर्डर पार करोगे तो वहां पे कुछ तो होगा, जो लोग बैठे होंगे आपके ट्रक को, गाड़ी वाड़ी को चेक करने का, तो वो लोग भी एक तरीके से आपको सर्विस दे रहे हैं, उस पर जीएसटी नहीं है। समझ में आया वाला पॉइंट? बना बनाया फ्लैट बेच रहे हो, उस पर जीएसटी नहीं है, वो भी याद रखने लायक पॉइंट था एक। और यहाँ पे कुछ है नहीं, हो गया मुद्दा। 1000 रुपए से, हाँ ये वाला काम का है, ऐसे हम ढूंढ रहा था यही वाला। 1000 रुपए से कम का, अगर कोई होटल लॉजिंग वगैरह है ना, आप रूम लेते हो और 1000 रुपए से कम रूम रेंट है, वहां पे जीएसटी नहीं है। 1000 रुपए के तो ऊपर अगर रूम रेंट है तो जीएसटी है, ठीक है। ये याद रखने लायक है, 1000 रुपए से कम वाला रूम रेंट।
ये सब स्टेट में ट्रांसपोर्ट सर्विस पे जीएसटी नहीं है। ये इतना याद करने से जगह स्टेट का नाम याद नहीं रख पाओ, फायदा नहीं है। और ये वाला पॉइंट सुन के बहुत हंसी आएगा। आप ट्रेन में कार्गो में सामान डालते हो तो जीएसटी लगेगा ना ट्रांसपोर्ट के ऊपर। प्लेन में भी आप वो अलग से कार्गो में सामान डलवाते हो तो उस पर जीएसटी है ना, अगर एक लिमिट से ज़्यादा वजन है आपके पास। लेकिन ट्रेन में जब अपने साथ सामान लेके जाते हो उस पर जीएसटी नहीं है। ये तो वो तो नहीं भी है। आप ट्रेन में जाते हो अपने साथ लगेज लेकर जाते हो ना, उस लगेज पे जीएसटी नहीं है। उस लगेज पे चार्जेस भी तो नहीं है सर। हो गया, और कुछ नहीं है। ये सर्विस को बैठ के पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं बनता। मोटा मोटी हो गया। ओके, ठीक। एलआईसी आपको जो देता है ना, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह लो, उन पे भी जीएसटी नहीं है। स्कीम्स पे हो गया, ठीक है। तो ये एग्जम्प्टेड सर्विसेज खत्म। ठीक है, यहाँ रुकते हैं। और ये लिस्ट को पढ़ के कोई फायदा नहीं, लिस्ट एंडलेस है बेटा। देखो चलते ही जा रहे हैं, रटोगे तो कितना रटोगे लिस्ट को। यहाँ देखो नीचे डायग्राम में दिया है, ये डायग्राम वाला एक बार पार्ट देख सकते हो। खाली आपके बुक में डायग्राम दिया होगा, वो डायग्राम वाला एग्जाम्पल्स को देख लो, उतना ही बहुत है। यहाँ रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपने को चालू करना है। इसके बाद तो ये प्रैक्टिकल सम्स है खाली। हाँ, यहाँ से चालू करना, कंपोजिशन लेनी। ठीक है।